सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। ये पर्यावरण का टॉप 100 सवाल है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आपके परीक्षा के पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। और कोशिश करिएगा आप सभी इन प्रश्नों को जवाब दीजिएगा, जहां जरूरत पड़े प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो सकती थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आप जानते हैं अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो हमें यह भी देखना होगा कि हम उन टॉपिक, उन तथ्यों को पढ़ना है जहां से आपके परीक्षाओं में बार बार झोला भर भर के सवाल आते हैं। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आपको एक साथ लाइव चल रहा है। इस वीडियो को जहां भी देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ये सीरीज बहुत यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको फास्ट पढ़ाएंगे और तेजी से पढ़ाएंगे और इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि सर हमारी जो एमसीक्यू के साथ साथ थियरी भी हमारी तैयार हो जाए। तो ये सेशन जो है आपको एमसीक्यू के साथ थियरी भी आपकी तैयार करा देगी। यहाँ पर हम बात करेंगे स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थल मंडल, परिवेश। तो जितने भी साथी इस सेशन को बने हैं या जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वे पर्यावरण कहलाते हैं। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा, चाहे मेरी आवाज़ साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो नहीं है, जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ या देख रहे हैं। हम और आगे चलते इस प्रश्न को बैंक की सीरीज के साथ यहाँ होंगे। मतलब पर्यावरण क्या कहते हैं? ऐसा आवरण जो स्थान, लोग, वस्तु, प्रकृति किसी जीव को घेरे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीएनजी है, पीएनजी है, एलपीजी है, KG6 है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस सेशन का जवाब देंगे। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा और आपका जवाब देने से भी मुझे भी ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप सभी साथी मेहनत से पढ़ रहे हैं और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलाकर कंधे से कंधे में चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करें तो CNG होगा और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा CNG। मेरा सवाल आपसे है कि CNG का फुल फॉर्म क्या होगा? अगर आप इस वीडियो को ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, CNG का फुल फॉर्म क्या होगा। और अगर LPG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो LPG का फुल फॉर्म क्या होगा। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। अगला सवाल है, कौन सा जल किस प्रकार का संसाधन, मतलब जल देखा जाए तो किस प्रकार का संसाधन, ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और ये उन्हीं परीक्षाओं का प्रश्न बैंक है जो बार बार आपके लिए पूछा जाता है, या यूं कहें कि जहां से आपके परीक्षा में खूब सारे सवाल झोला भर भर के आते हैं। अजैव संसाधन है, जैव संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन है, चक्रीय संसाधन। प्रश्न नंबर 3 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे ई-लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स पढ़ा होगा या जो CRT किताबें, उनमें एकदम साफ और स्पष्ट रूप से इसको पढ़ा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे। तो आप लोग दिमाग लगा के बताएं कि यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर क्या होगा, खासकर अगर आपके दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर आपके नजर से देखा जाए तो क्या होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? चक्रीय संसाधन। ठीक है, चलिए और हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। चक्र, आपने जल चक्र पढ़ा है? जल चक्र, अब जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए जल चक्र क्या है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरा कमेंट करके बताइए। आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ आपके लिए लाइव चल रही है, तो फटाफट आप लोग बताइए कि यहाँ पर जल चक्र क्या है। अब जल चक्र से क्या समझते हैं, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि MCQ के साथ साथ थियरी पर भी हम लोग पढ़ें। अगला है, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? परमाणु विस्फोटों से होता है, जो मानवीय क्रियाकलाप से या रासायनिक प्रदूषण से, सौर विकिरण से। प्रश्न नंबर 4 के जवाब सभी साथी मित्र देंगे, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस सेशन को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ये सेशन बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे इसको हल्के में ले रहे हैं, मैं आपको बार बार कहूंगा इससे बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं बनने वाले हैं। जी, अगर प्रश्न नंबर 4 की बात की, एकदम सही आप लोगों ने कमेंट किया है कि जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव देते हैं, इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होते हैं। यहां पर क्या होता है, इसकी वजह से क्या होते हैं? प्रदूषण होते हैं। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि मानवीय क्रियाकलाप से रासायनिक प्रदूषण होते हैं, इसी से परमाणु विस्फोट भी होते हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए प्रश्न को सॉल्व करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना है। हम और आगे चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने है, सतत पोषणी विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पोषणी जो विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। संसाधनों के अधिकतम उपयोग से है, संसाधनों के संरक्षण से है, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से है, ऊर्जा के संसाधन के विकास के। सतत पोषणी का मतलब हम विकास भी करेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस विकास की कड़ी में हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, पर्यावरण को बचाते हुए चलेंगे। अब मैं चाहता हूं इस प्रश्न का जवाब जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट अंदाज में देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट बताइए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर आपको एक साथ लाइव चल रहा है। अब इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं अपने सभी साथी मित्रों तक साझा जरूर करिएगा। देखिए अब यहां पर आपने समझ लिया, सतत पोषण विकास का मतलब यह है कि हम विकास भी करेंगे लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान के। अब आप इसमें ध्यान से देख के बताइए मेरे इस शब्द से कौन सा विकल्प आपको सही नजर आ रहा है। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इस वीडियो सेशन को लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, बाकी आपकी मर्जी। यहां पर क्या होगा? संसाधनों के संरक्षण से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। संसाधन के संरक्षण क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पृथ्वी का चाहे खनन करें, जब हम अपने संसाधनों विकास के लिए क्या करें, जब भी हम इसका खनन करें या संसाधनों को संरक्षण, चाहे जल है, जल भी एक संसाधन है, अगर आज नहीं बचाएंगे तो कहा जाता है जल है तो कल है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्न है, ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे इस तरह के सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 के जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ, एकदम सही जवाब आप लोग का आया है 1973। ए वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 1992, 2002, 2012 में कहां हुए। एक प्रश्न से यहां पर 3 प्रश्न आपके तैयार हैं। मैं चाहूंगा इन सभी प्रश्नों पर आप फोकस करिए, इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए और सिलेक्शन के आखिरी कड़ी तक पहुंचिएगा। सभी साथी जवाब देंगे जितने लोग। देखिए 1992 का जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। जोहान्सबर्ग में कब हुआ था? ये 2002 में। फिर रियो डी जेनेरियो शहर में 2012 में। इस हिसाब से इस सवाल का सबसे सही उत्तर जो है वो आपका डी है। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। कुछ लोगों ने इसका उत्तर अलग अलग बताया है, लेकिन मैं आपसे फिर से बताऊंगा, इस प्रश्नों के तथ्यों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम और आगे चलते हैं आपके प्रश्न बैंकों सीरीज के साथ। जल संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है, क्योंकि अगर प्रश्न को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो छोटी छोटी गलती आपसे होंगी। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है, सही नहीं बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी मित्र सेशन को देख रहे हैं, वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें विकल्प गलत है। तो फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। यहां पर प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वन अथवा वनस्पति अवधारणाओं द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। आप कहते हैं ना, जितना ज्यादा वृक्ष लगाएंगे उनसे क्या होगा? भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा, वर्षा आएगी। ये सही है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण के तरीकों में से एक है। अगर मैं अभी बात करें तो पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है, ये भी सही है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। जल अनवीनीकरण संसाधन है, ऐसा नहीं है। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। माने जो आपका गलत है वही यहाँ पर सही है। पूछा कि जल संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। क्या आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे साथ साथ? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कौन सा विकल्प पोषणी दीर्घ जीव विकास का सिद्धांत नहीं है? अब आप लोग इस प्रश्न का जवाब बेहद आसानी से दे पाएंगे। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है। मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग नहीं करना है, न्यायोचित प्रयोग करना है, विवेकशील प्रयोग करना है, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल करना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, इस क्लास की जो पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करके रखना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे ही इलर्नी विद दुर्गेश आएगा आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध हैं। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए,
जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल सुधारने के लिए। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो चारों विकल्प आपको सही लग रहा होगा, लेकिन चारों विकल्प में से सबसे सही उत्तर आपको बताना है, सबसे सही विकल्प आपको चयन करना है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसमें सबसे सही विकल्प कौन सा होगा। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो भी साथी हमारे साथ मित्र इस सेशन को पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कर दें, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब पर शेयर कर दें। लोगों तो पहुंचाते रहें, कर भला तो हो भला। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके, बताइए चलो फटाफट कमेंट करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। भूमिगत जल सुधारने के लिए एकदम सही जवाब लोगों ने डी दिया है। भूमिगत, चारों विकल्प सही है, लेकिन जब भूमिगत जल बढ़ेगा ना, हम सिंचाई भी कर सकते हैं, कृषि के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए भूमिगत जल सुधार इसका सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक होगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या, एकदम हलवा सवाल है। अच्छा ठोस जल का क्या जरा बताइएगा, ठोस जल का प्रश्न में प्रश्न बनेगा ना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है और हम सिलेक्शन वाले सवाल आपके लिए लेकर आए। तो यहां पर आप तो बता लेंगे सर जल का जो सूत्र है सभी बता लें तो पूरा हलवा है H2O। ठोस जल का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। भारी जल, भारी जल का क्या होगा, तो प्रश्न में प्रश्न बन रहा है ना। भारी जल का आपको बताना है, ठोस जल का आपको बताना है, तो जवाब दीजिए सभी लोग, बताइए चलो फटाफट। तो एकदम सही आप लोगों ने बताया है। अगर हम बात करें भारी जल तो ये हो जाएगा आपका D2O, और यहां पे बात करें तो CO2। ठीक है, ये दोनों आप लोग को याद रखना है क्योंकि दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है एजेंडा 21 किससे है, मतलब एजेंडा 21 की घोषणा कहां हुई थी, प्रश्न नंबर 12 है, आपसे पूछ रहे हैं, जरूर बताइएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ये कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, जो ब्राजील में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम बढ़ते हैं फिर से नया सवाल तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न नंबर 13 का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। 13 में क्या होगा, अनवीनीकरण संसाधन है प्राकृतिक गैस। जैसे अनवीनीकरण मतलब जिसका एक बार इस्तेमाल करने बाद आप दोबारा इस्तेमाल ना कर पाए, तो इसका मतलब ये सही है। प्राकृतिक संसाधन है जल, जल आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधन है, मैंने ऊपर ही बताया। दूसरा ये है जैव संसाधन है वन, लेकिन कह रहा सर्वव्यापक संसाधन, क्या सभी जगह तापा विद्यमान है, गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में एकदम साफ साफ पूछा है कि देखिए सभी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको एक ही जगह मिल जाएगा फिलहाल, लेकिन तथ्यों को पढ़ते रहेगा। सर्वव्यापक संसाधन जो है वो तांबा है। हम इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, नाम बहुत जरूरी नहीं है, सिलेक्शन आपका जरूरी है, ठीक है। वन्य जीवों को कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है, आप इसे जवाब दीजिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 14 एकदम रट लीजिएगा। देखिए प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, मनुष्य क्या कर रहा है, इन्हीं की वजह से, और इसके कई कारण हो सकते हैं। इनके कारण क्या होंगे, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन से राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का परंपरागत विधि है, तालाब है, नदी है, कुआं है, टांका। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर तैयार है ये सीरीज आपके लिए, तो यहाँ पे टांका होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके सामने निम्नलिखित कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन नहीं है, आपको बताने नहीं है। भूतापी ऊर्जा, अब चारों विकल्प में से देखिए कौन सा अलग लग रहा है, भूतापी, जल, ज्वार, इनको नवीनीकरण किया जा सकता है, जल विद्युत से भी, ज्वार से भी, ऊर्जा से भी। तो प्रश्न नंबर 16 का जवाब देखिए ये है, ये एक विकल्प अपने आप में भिन्न है, मतलब जो गलत है यहाँ पर वही यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ लगा। अगला है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने, डार्विन ने। 17 का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, 17 का होगा बी, टांसले। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है स्वच्छ जल, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। प्रश्न नंबर 18 का जवाब सभी साथी मित्रों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की बात करें तो समुद्र तट है। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा,
विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक गैस कौन सा है? डीडीटी, बीएससी, फ्लीट, बेगोन। 19 के जवाब आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए ध्यान से अगर हम और आप देखें तो यहाँ पे एक बात सामने आपके आती है कि जो डीडीटी होता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर उसे छिड़काव कर दिया जाए और खेतों में, फसलों में, तो वहाँ पर जो उसके गाय अगर खाती है, गाय खाने के बाद जो दूध देती है, उस दूध में भी डीडीटी का असर रहता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ना, वो आपका ए होगा। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। आप भी तो इतनी मदद करिए लोगों तक पहुंचाने का। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? स्थितीकरण से होता है, प्रदूषण से होता है, रूपांतरण से होता है, नवीनीकरण से होता है, कैसे होता है? रूपांतरण से होता है। जब एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तब होता है। राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा। सभी लोग जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 21 का, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाता है ये सब। तो जवाब सभी लोग दीजिए, फटाफट कमेंट करिए। जी हां, 1972 राइट आंसर। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। 23 का जवाब दीजिएगा, देहरादून, सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपके जवाब सही है। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर? हैदराबाद, नैनीताल, सोलन में, देहरादून में। ये बहुत ज्यादा सवाल ऐसे हैं जो आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। देहरादून इस प्रश्न का सही जवाब है। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका? डी। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 2%, 6%, 4%। 25 के जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। 5%, मतलब इस सवाल का उत्तर हो गया ए। ठीक, हम और आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली क्या है? स्टोन फिश, वेल शार्क, मार्लिन, हिल्सा। 26 का जवाब सभी लोग दीजिए। बहुत आसान सवाल है, मैं चाहता हूं आप लोग सभी लोग दें। वेल शार्क। थोड़ा सा फटाफट अंदाज में पढ़ रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। फेसबुक पे देख शेयर का बटन दबा के वीडियो को तब देखिए। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का क्या है? प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? कमेंट करके बताइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। ज्वाइंट पांडा। मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम, यूआना। 28 का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सूरीनाम इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो पूरी तरह से इसका उत्तर सही और राइट है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध में था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के। प्रश्न नंबर 29 का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? दूसरा सवाल मेरा है, अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इस दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगी। जरा कमेंट करिएगा, मेरी आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। आपके कमेंट नहीं आ रहे। चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये वन कटाई से, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने अगर सी लगाया है तो आपके जवाब पूरी तरह से यहां पर सही है। ठीक, हम बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है?
सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन को देख रहे हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाए जाते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। यहां पे क्या होगा? 3 मार्च को। 21 जून कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करिएगा जरूर। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। तो प्रश्न नंबर 31 के जवाब सभी साथी दीजिएगा। औद्योगिक विकास, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका सी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को, उपरोक्त सभी को। तो प्रश्न नंबर 32 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। फटाफट कमेंट करिएगा, थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरनेट का इशू है। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोग को। प्रश्न नंबर 32 अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को है, वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों को है, वन्यजीव संरक्षकों को है, मतलब उपरोक्त सभी। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि नेटवर्क इशू होने की वजह से मेरी वॉइस कट रही थी या वीडियो थोड़ा सा रुक गया था। एक बार आप लोग स्पष्ट कर दें इस बात को, ठीक है, कि अब आवाज़ साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। अमृता देवी पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार जिसको दिया जाता है वह है वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, उद्यानों का सौंदर्यीकरण। तो प्रश्न नंबर 33 जवाब आपको देना है, वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए। मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। अगर आपने भी सवाल का उत्तर बी बताया है तो जवाब सही। जरा आप बताइए कितने लोग बचे हैं लाइव सेशन में, कितने लोग गायब हो चुके हैं? बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। अब साफ चल रहा है ना? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर, मैसूर, देहरादून, एर्नाकुलम। प्रश्न नंबर 34 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन पे बने हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, देहरादून। ठीक, अगला है बाघ विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था कहां पे? बैंकॉक में, नैरोबी में, नई दिल्ली, पिट्सबर्ग में। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहें और इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक साझा भी करते रहें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। शायद वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लाइव सेशन चलने में। प्रश्न नंबर 35 जवाब सबको देना है। यहाँ पे एकदम सही आपने दिया है, पीटर्सबर्ग। नेपाल में भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। सेव का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? 36 का जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ, गिद्ध का, टाइगर का, तोते का, हाथी का। 36 जवाब दीजिएगा। टाइगर का, मतलब बी वाला जवाब सही है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से। उसी दिन का आप लाए हैं, पर्वतों और पहाड़ियों से। प्रश्न नंबर 37 जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न नंबर 37 जवाब सभी साथी दीजिएगा। बढ़ते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? प्रश्न नंबर 37 अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? घने जंगलों से घिरे हुए हैं। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? जितने लोग वीडियो सेशन में बने हैं जरा एक बार कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके हमें ये बताएं कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो में बने हैं। अगला सवाल है, भारत में आज ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, उनकी संख्या कितनी है? ये संख्या घटती बढ़ती है, इसलिए आप लोग भी क्या करिएगा, इसे अपडेट कर लीजिएगा। 37, 39 है, 49 है, 59 है, 96 है। अगर प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 96 होगा।
सरकार बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ध्यान से सभी लोग देखिएगा और जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? जी है, यहाँ पे भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, मतलब इस सवाल का उत्तर है आपका सी। एकदम सही हलवा सवाल है और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इसे आसानी से कर पाएंगे। अगला है, सरकार बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। अगर 39 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिए हैं। अगला है आपके सामने, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973, मतलब यहाँ पर हो गया बी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी, जिम कॉर्बेट। अगर 41 की हम बात करें, प्रश्न नंबर 41 की, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो प्रश्न नंबर 42, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे प्रश्न नंबर 42 का जवाब कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके प्रश्न नंबर 42 कर्नाटक में कहां पर है? कर्नाटक में है। अगला है, पेरियार गेम अभ्यारण्य कहां पर प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। प्रश्न नंबर 43 आपको बताना है। तो ये क्या है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 44। अगर इस प्रश्न की बात करें तो बेतला पार्क है बिहार में, मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कड़े प्रश्नों के अंतर्गत आता है। लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, मतलब इस सवाल का उत्तर हो गया आपका ए। वॉइस क्लियर है ना? वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा होगा क्योंकि नेटवर्क इशू आ रही है बार बार। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न नंबर 46 आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पे है? गिरी का वन है, कान्हा है, कॉर्बेट पार्क है, दुधवा है। प्रश्न नंबर 47 आप सभी को जवाब देना है। जी इस प्रश्न का उत्तर होगा गिर का वन। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम इसी सेशन के साथ फिर से आपके साथ और आगे बढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 48 आपको सभी मित्रों को जवाब देना है, जितने भी मित्र हमारे साथ इस सेशन में बने हैं। अगर प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो यहाँ पर होगा घाना शेर, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडल संतुलन के, अनुवांशिक विविधता के। प्रश्न नंबर 49 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुवांशिक विभिन्नता के। अगला सवाल आपके सामने है जो 50, कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आच्छादित स्थानों में से नहीं है? तो आज के जो टॉप 50 सवाल पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही होगी, वीडियो में थोड़ी सी अगर दिक्कत आ रही होगी, तो यहाँ पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर इस तरह के तथ्यों को पढ़ने के। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप सब दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गे से जरूर जुड़ेंगे, जहाँ पर आपको निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए देश हित में राष्ट्र हित में लेकर आता रहता हूँ। ऑल इन क्लास या नोट्स संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे नोट संबंधी सभी जानकारी आपको, क्लास संबंधी जानकारी मिल जाएगी। ई-लर्निंग विद दुर्गे ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 के जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 50 के जवाब सभी साथी दीजिएगा। कच्छ की खाड़ी, मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका डी, कच्छ की खाड़ी। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सबके जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और एक और यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, और जहां भी आप इसे देख पाएं। इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। जैसे ही क्लास खत्म होगी टेलीग्राम पर जाएंगे, इसकी संपूर्ण पीडीएफ नोट्स आपको एक एक करके क्रमवार रूप से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र हमारे साथ बने, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक साझा कर दें, ताकि सभी लोगों तक ये सेशन, ये सीरीज पहुँचती रहे, क्योंकि आपकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और हम चाहेंगे कि आपकी संख्या भी बढ़ती जाए। और फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय सभी को, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। टॉप 50 प्रश्न थे और क्योंकि हम लोगों को पढ़ने तो टॉप 100 पढ़ने थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टॉप 50 से ही आज काम चला लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार हमें देखने को मिल रही है और इस नेटवर्क इशू की वजह से ये क्लासेज भी थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है। अगर आप लोग कहें तो मैं आगे बढ़ा दूँ, अगर आप लोग तैयार हो तो मैं आगे बढ़ा दें, जिससे जितने लोग लाइव देखा जरा एक बार कमेंट करें, बताइए फटाफट, बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। अगर आप लोग तैयार हो
हम इस सेशन को और आगे बढ़ा दें। फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे बढ़ाएं। आप लोग कमेंट करें कि आप लोग साथ देंगे तो हम इस सेशन को और आगे बढ़ाएं, जल्दी यहीं खत्म ना करें। चलिए अगला है, अब देखो कौन सा एक जयमंडल राशि क्षेत्र नहीं है। चलिए ठीक है, हम 100 टॉप 100 को पूरा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 51, सभी लोग जरा देख लीजिएगा, पूरा कर लेते हैं। इसे अगस्त्य मलाई है, नीलगिरी है, तो यहाँ पे देखिए जयमंडल राशि क्षेत्र नहीं, अगस्त्य मलाई है, नीलगिरी है, पंचमढ़ी है, नल्ला मलाई नहीं, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय सभी जयमंडल राशि क्षेत्र में 4 को यूनेस्को ने द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी है। अब इसमें से क्या है, एक उनमें से कौन सा नहीं, ये घटते बढ़ते रहते, प्राय बढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना प्रश्न नंबर 52 का, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 52 आपको बताना, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगला निम्नलिखित में कौन है कि यूनेस्को के जयमंडल नीचे की सूची में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है कह रहा है। 53, अगर हम 53 की बात करें तो सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, लेकिन कच्छ का रण नहीं है। नंदा देवी जयमंडल किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में है, असम में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो जो नंदा देवी है ना, ये प्रश्न नंबर 54 जो आपके लिए है, ये है उत्तराखंड का मतलब डी। अगला है, विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। नंदा देवी जयमंडल राशि क्षेत्र में जिम कार्बेट पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गिर कवन। प्रश्न नंबर 55 आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब इस सवाल का उत्तर आपका ए है। भारत का 16वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे शीत मरुस्थल की भी संज्ञा दी जाती है, कौन सा है? भारत का 16वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे शीत मरुस्थल क्षेत्र स्थित कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56 हिमाचल प्रदेश। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बी। भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा, निम्न सूची में नवीनतम कौन सा है? नोकरेक है, देहांग देबांग, सिमलीपाल है, कोल डेजर्ट। 57 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कोल डेजर्ट। 5 मौसमों का बाग किसे कहते हैं? डच झील के समीप है, महरौली के समीप है, सांध घाटी के समीप है, ऊटी के समीप है। तो प्रश्न नंबर 58 जो आप देख रहे हैं ना, उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। महरौली के समीप, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भर जीव भार एकत्रित करने वाले उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? 59 का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों में है, क्या पर प्रश्न का उत्तर होगा? यहां पर है, रामसर सम्मेलन में है, वनजीव में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं है। सवाल का उत्तर क्या है आपका? बी एकदम आप लोगों ने सही जवाब दिया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 60, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान में ये पूछा जाता है। अच्छा, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट कमेंट करके। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1968 में, 1970 में, 1992 में, 1974 में। 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? यूपी में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। जंगली गधों का अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सी, गुजरात में। एक सिंह वाला गैंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 63 सभी लोग जवाब दीजिएगा। असम तो सभी जानते हैं, लेकिन असम के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये पाया जाता है। ऐसे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। 64 का जवाब कमेंट बॉक्स में सभी लोग को देना है। काजीरंगा असम में है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। 65 का जवाब दीजिएगा। दुधवा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। काजीरंगा एक सिंह वाले। एक सिंह वाले। गिर के शेरों को रखने जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है?
पेंच, कान्हा, बाधवगढ़ और पालपुर कूनो। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके। छाछठ जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं फटाफट कमेंट करिएगा। गिर के शेरों को रखने थी किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पालपुर कुनो, डी वालों का जवाब सही है। अगला, कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा सही मेल नहीं है? प्रश्न नंबर 67 का जवाब दीजिएगा। सी, उद्धव पक्षी विहार, कोडरमा। सी वाला जवाब यहां पर सही है। मतलब देखिए यहां पर कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहां पर उद्धव पक्षी विहार कोडरमा ये गलत, इसलिए यहां पे ये सही है। महुआ टाइट अभ्यारण्य पलामू सही है, तो चांची अभ्यारण्य धनबाद है, लावालांग जो अभ्यारण्य चतरा में, तो यहाँ पे सी जो गलत है वही यहाँ पर सही है। किस राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान निकोबार देशों में 9, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। 69 जवाब दीजिएगा सभी लोग, बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। ए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। राजस्थान। सरिस्का और रणथंभौर किन जानवरों के लिए सुरक्षित है? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। बाघ। थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना जो लाइव सेशन पढ़ रहे हैं हमारे साथ? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर? इसका जवाब आप लोग देंगे, इसका जवाब हम नहीं देने वाले। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर है? प्रश्न नंबर 72 जवाब दीजिएगा। बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान। ए, अस्कोट वन्यजीव सैंक्चुअरी किस जनपद में? वह जनपद है अल्मोड़ा है, चमोली है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। प्रश्न नंबर 73 सभी लोग जवाब देंगे, पिथौरागढ़। कौन सा एक भारत, यहां पे देखिए भारत है, भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। 74 जवाब सभी लोग को देना है। दुधवा है बाघ, कान्हा है, मानस है, लेकिन चिल्का नहीं है। मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, दम्फा, भद्रा। 75 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे? दम्फा। प्रश्न नंबर का जवाब होगा यहाँ पर सी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। कौन सा बाघ संरक्षित 2 राज्यों में विस्तृत है? कान्हा, मानस, पेंच, सरिस्का। प्रश्न नंबर 76 जवाब दीजिएगा, पेंच। कौन सा व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है? कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बाधवगढ़। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। यहां पर ये व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? तो यह है आपका काजीरंगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो गलत है वही यहां पर सही है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। तो प्रश्न नंबर 78 आप लोग को जवाब देना है। गैंडे के लिए कौन सा? वो भी एक सींग वाला गंडा। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भालू, बाघ, हाथी, चिड़िया। बताइए सभी लोग। बाघों के लिए बी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से, धौलीगंगा नदी से, शारदा नदी से। 80 के जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं। रामगंगा नदी से। बुक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। 81 का जवाब दीजिएगा, पश्चिम बंगाल। मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित एक नहीं, आपको वही बताना कौन सा नहीं है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु गलत, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका सी। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी जिनकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए, अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी शामिल स्थापित किया गया है। सुंदरवन में है, चिल्का झील में है, कच्छ की खाड़ी में है, लक्षद्वीप में है।
83 के जवाब सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे तो ये आपका कच्छ की खाड़ी होगा। आपका ज्यादा समय लेंगे क्योंकि फास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, गिरकी वन में, पेरियार राष्ट्र आरक्षित क्षेत्र में, शांत घाटी में। 84 के जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं या पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, ए वालों का जवाब यहाँ पे सही है। कौन सा बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 85 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। अगला, चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में, तमिलनाडु में। 86 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। चिनार केरल में है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। 87 में बताइए कौन सा सही सुमेलित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तमिलनाडु का पक्षी विहार कौन सा है? कारिकिली, कालाकाडू, कुंताकुलम, मुडुमलाई में। 88 जवाब दीजिए सभी लोग। कारिकिली में। एलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, एलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है मुडुमलाई में, मतलब सवाल को एलोस्टोन ये है आपका यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। यूएसए का मतलब क्या हो गया आपका? एलोस्टोन ये कहां पर है? ये आपका यूएसए में है, मतलब डी। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को ने मानव तथा जीवमंडल मैन एंड बायोस्फीयर मैप में तंत्र में सम्मिलित किया, वो कहाँ है? देखिए, मैप का फुल फॉर्म पूछता जाता है। मैप का फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। रूस, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 100 सवाल हम लोग आज पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो यहां पर है श्रीलंका, सी। आगे हम देखें तो एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? करें 91 की बात करें, 1 2 3 4 9 10 4 5। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी 4 5। पाथिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? त्रिभुज, पिरामिड, स्तंभ, षष्ठकोण। प्रश्न नंबर 92 का जवाब आपको देना है। यहाँ पर क्या होगा? पिरामिड। अगर आपने इस सवाल को उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही हैं। पाथिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, कभी उल्टा कभी सीधा, अनियमित। 93 का जवाब दीजिएगा। सदैव सीधा होता है। ए वालों का जवाब यहाँ पे सही है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। 94 का जवाब दीजिएगा सब लोग। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, मतलब सवाल का उत्तर आपका ए है। अगला, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, त्रिकोणीय होता है, स्तंभ होता है। 95 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, सीधा होता है। जयभार का उल्टा पिरामिड किस पास्की तंत्र की विशेषता है? जयभार का उल्टा पिरामिड किस पास्की तंत्र की विशेषता है? प्रश्न नंबर 96 का जवाब जरूर दीजिएगा। महासागर। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब सही है। एक खास श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? शेर में, भेड़िया में, हिरण में, पादप में। 97 देखते हैं सबसे टेक्निकल सवाल, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है तो 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, 90% समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सबसे ज्यादा होगी पादप में, डी। ठीक, पादप, हिरण, भेड़िया, शेर निर्मित खास सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? जो सबसे ऊपर होगा, जो इसमें सबसे ऊपर होगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर कौन होगा? जरा कमेंट करिएगा। पादप को हिरण खाएगा, हिरण को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा। वैसे हिरण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? हमेशा चेंज होता रहता है हर साल। आपको जैसे 21 में क्या थी, आपको 22 में याद करना होगा। 2023 में क्या थी? ठीक, 2023 में क्या थी आपको जवाब देना होगा। अगले 24 में क्या रहेगी?
किस थीम के तहत 18वें भारत में वन्यजीव पर्यावरण दिवस मनाने की मेजबानी की थी? तो यहाँ पर आपको ये जवाब जरूर देना होगा। यहाँ पर क्या होगा? जैव विविधता, डी। प्रश्न नंबर 100 की अगर हम बात करें, टॉप 100 जो सवाल की सीरीज थी यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। द वीट प्लास्टिक प्रदूषण मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध हैं। और ऑनलाइन क्लास और नोट संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगा। आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज निःशुल्क आप सभी के लिए हैं, देश हित में राष्ट्र हित में है। और मैं चाहूँगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, अपने सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। वैसे आप सभी का थैंक यू और बाय बाय। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइए।